नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज अपन 18 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। देखिए, अपनी जो डेली की करंट अफेयर की क्लास होती है उसके अंदर अपन प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं और शायद ऐसा कोई क्वेश्चन है जो पीछे रहता है। अपन सारा करंट अफेयर 20 से 25 मिनट में डेली का डेली कवर कर रहे हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रणनीति रहती है कि आप डेली के डेली करंट अफेयर को कवर किया करो। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, अगर आपने वो सही कर दिया तो आप कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे। जीके हर कोई पढ़ेगा, रीजनिंग में हर कोई पढ़ेगा, साइंस हर कोई पढ़ेगा, लेकिन करंट अफेयर के अंदर अगर आप प्लस पॉइंट मार जाते हो तो वहां पर आपका सिलेक्शन थोड़ा इजी हो जाता है। इसलिए करंट अफेयर को कभी भी हल्के में मत लेना, करंट अफेयर डेली कवर कर लिया करो। बाकी करंट अफेयर की जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता हूँ वो तो करंट अफेयर के लिए रामबाण है, क्योंकि उसके अंदर तो सारी चीजें डिटेल में अच्छे से लिखी हुई होती है। तो पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, इस क्लास के अंदर में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक चिन्ह मस्कट। मस्कट क्या होता है आप जानते हो, पढ़ा होगा कभी, जिसको अपन शुभंकर बोलते हैं। शुभंकर जो भी उसका गान होगा, जर्सी और मसाल का लोकार्पण किस राज्य में हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इसका राइट ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रतीक चिन्ह मस्कट, गान, जर्सी और मसाल का लोकार्पण किया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है। ठीक है, दूसरा 38वें क्रम के हैं ये राष्ट्रीय खेल, कौन से क्रम के हैं? क्रम इसका याद रखना आप, क्रम कौन सा है? 38वां क्रम है। अब इसमें कुछ चीजें, एक तो जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उसकी टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इस बार की टैगलाइन रखी गई है संकल्प से शिखर तक। क्या रखी गई है? संकल्प से शिखर तक। ये 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन है, संकल्प से शिखर तक। याद रखना, आपको लिख लेना है इसको कहीं ना कहीं, संकल्प से शिखर तक। इसके अलावा इस बार का शुभंकर क्या है? शुभंकर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको भी पता है, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो राष्ट्रीय खेल हो, उसका शुभंकर हमेशा पूछा जाता है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? मौली। मौली जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर के रूप में है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? एक इंपॉर्टेंट चीज है, 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक आयोजित होंगे? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कब से कब तक, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। 14 फरवरी को क्या आता है आपको अच्छे से पता है, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। तो इसको याद रखने का तरीका ये भी है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब संपन्न होगा? तो 14 फरवरी को। कब? 14 फरवरी को। याद रखना, मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करना, क्योंकि ऐसी चीजें आपको इस उम्र में ज्यादा याद रहती है। ठीक है, अगर प्यार मोहब्बत की बातें हो तो फिर बातें ही कुछ अलग हो, वही बात है, तो ध्यान रखना है। 14 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा। 28 जनवरी 2025 से ये शुरू होने वाले हैं और कब तक चलेंगे? 14 फरवरी तक चलेंगे। तो ऑलमोस्ट 15-16 दिन ये चलेंगे। ठीक है, और शुभंकर मौली है, संकल्प से शिखर तक टैगलाइन है। इसके लिए जो जर्सी है, मास्कट है, प्रतीक चिन्ह है, उन सब का अनावरण किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और 38वें क्रम के ये राष्ट्रीय खेल है। इस स्लाइड पे लिखी हुई प्रत्येक जानकारी, अगर जानकारी आपको कम लग रही होगी, लेकिन इसमें इससे ज्यादा जानकारी कब बनेगी आपको पता है? जब ये खेल हो जाएंगे तब इसके अंदर कौन विजयी रहेगा, ठीक है, कौन कौन सा मेडल जीतेगा, ठीक है, किस किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के अंदर चुना जाएगा, कौन को, तो वो तो बाद में आएगा। लेकिन अभी के लिए जब तक ये आयोजन नहीं होता है तब तक के लिए ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इससे बाहर और क्या जानकारी होगी भाई? इसकी टैगलाइन क्या वो बता दी, इसका शुभंकर बता दिया, कहाँ पर ये हो रहे हैं, कब से कब तक हो रहे हैं, इसका अनावरण किसने किया। अभी तक तो इनको लेकर यही चीजें हुई है, आगे जब होगी तो मैं अपडेट करवाता रहूंगा। लेकिन उस वक्त मैं आपसे ये चीजें पूछूंगा कि मैंने आपको पढ़ाया था किस क्रम के राष्ट्रीय खेल थे, आपको बताना है 38वें क्रम के, कहाँ पर? उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी, संकल्प से शिखर तक, शुभंकर मौली। ये चीजें वापस नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी याद कर लेना। पढ़ा दूंगा लेकिन ऐसे बोलूंगा तो क्या बता, अब अभी याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट का निधन हो गया है। ठीक है, अब ये जो शब्द है वो आपने कभी सुना होगा, एनसाइक्लोपीडिया।
एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, जैसे साइंस का एनसाइक्लोपीडिया होता है, फिजिक्स का होता है, बायोलॉजी का एनसाइक्लोपीडिया होता है, ठीक है, वैसे ज्योग्राफी का एनसाइक्लोपीडिया होता है। उसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी जानकारी उस विषय के बारे में होती है, तो उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया एक बुक ही होती है, ठीक है, क्या होती है, एक पुस्तक ही होती है जिसके अंदर पूरी जानकारी सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई होती है, ठीक है, तो उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट का निधन हो गया, इसका मतलब सर बुक का निधन कैसे होता है? आपने ये एनसाइक्लोपीडिया का मतलब आपने हमें ये बताया कि सर एक बुक होती है, उस बुक के अंदर सारी जानकारी होती है, तो उसका निधन कैसे हुआ? अब मैं आपको समझाता हूँ मैटर क्या है। एनसाइक्लो ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है तुलसी गौड़ को। किसको? तुलसी गौड़ा को। ये कर्नाटक की है तुलसी गौड़ा, और इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, इस नाम से, इसके उपनाम से जाना जाता है तुलसी जी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको फॉरेस्ट के बारे में इतनी नॉलेज है, जैसे किसी एनसाइक्लोपीडिया को फॉरेस्ट के बारे में नॉलेज हो, तो इसलिए उनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। इनका भी निधन हुआ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, तुलसी गौड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक। कहाँ की है? कर्नाटक राज्य की है, ठीक है। इनकी जनजाति आप याद रखना, इनकी जनजाति कई बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। ये हल्लाकी जनजाति की है। किसकी है ये? हल्लाकी जनजाति है। कर्नाटक के अंदर एक जनजाति चलती है हल्लाकी जनजाति। हल्लाकी जनजाति से इनका संबंध है तुलसी गौड़ा का, कर्नाटक की है, और इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी लगभग इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 60 साल की उम्र में भी इनका निधन हो गया है, ठीक है। इनके नाम एक रिकॉर्ड है, इन्होंने 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। कितने? 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र में इनका योगदान आप देख सकते हो। 30,000 से अधिक इन्होंने पौधे लगाए हैं, ठीक है। वनों के बारे में इनको गहन जानकारी है। जैसे किसी सब्जेक्ट के बारे में एनसाइक्लोपीडिया को होती है, वैसे ही इनको वनों के बारे में गहन जानकारी है, ठीक है। 30 वर्षों से ये वन विभाग के अंदर सेवाएं दे रही है अपनी, ठीक है। और इनके पास कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं है, फिर भी ये 30 वर्षों से वन विभाग के अंदर कार्य कर रही है, इसलिए इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, और इनका निधन हो गया है। सर अगर इतना ही अच्छा इन्होंने काम किया तो क्या कभी इनको कोई पुरस्कार मिला है? इनको पद्मश्री मिल चुका है भाई। कब? 2021 के अंदर, अभी तो ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। 2021 के अंदर इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार है। वो इनको कब मिला है? तो वो मिला है 2021 के अंदर। कब? 2021 के अंदर इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा ये कर्नाटक की है, हल्लाकी जनजाति से इनका संबंध है। अभी 60 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नाम है तुलसी गौड़ा। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इनके नाम एक रिकॉर्ड है, इन्होंने 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। इसके अलावा 30 वर्षों तक वन विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं, वो भी बिना किसी औपचारिक शिक्षा के। तो ये इंपॉर्टेंट लेडी है भाई, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है? क्रम याद रखना है, 10वां है, अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव है, वो कहां पर शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर? एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। सीधी सीधी लाइन है, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है। 10वें क्रम का अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर। कब से शुरू हुआ है सर? 17 दिसंबर से शुरू हुआ है। कब तक चलेगा? 23 दिसंबर तक चलेगा। 17 से शुरू हुआ है, 23 दिसंबर तक ये चलेगा। अच्छा, इसका सर उद्घाटन और इसके अंदर होगा क्या? तो इसके अंदर होगा क्या, 23 दिसंबर तक ये जो महोत्सव चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव चलेगा, इसके अंदर वन संपदा से जुड़े हुए उत्पाद हो गए। यानी वन संपदा से क्या क्या उत्पाद होते हैं? गोंद होता है, फल फूल होते हैं, ठीक है, लकड़ी होती है। तो वन संपदा से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हैं, उन उत्पाद के जितने भी व्यापारी हैं, उनको खरीदने वाले, ठीक है, जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी उनसे जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, या जो उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और नई नीतियां बनाने के लिए सब लोग आपस में मिलकर संवाद करेंगे। तो इसमें क्या होगा, मैंने अच्छे से समझा दिया, इससे अच्छे से कोई समझा नहीं सकता आपको। वनों के जो उत्पादक करता है, व्यापारी है, उद्यमी है, वैज्ञानिक है, या जो लोग उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, उन सबको मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल के अंदर सम्मिलित किया जाएगा, एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, और वनों को लेकर नीति निर्माण के लिए वहां पर संवाद होगा,
चर्चा होगी, यानी कि ये एक व्यापक मंच है ये, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो अभी वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूबाई। कौन है? मंगूबाई। मंगूबाई कौन है? तो वर्तमान के अंदर राज्यपाल है मध्य प्रदेश के। इसके अलावा अभी वर्तमान के अंदर मंगूबाई पटेल इनको पूरा लिखते हैं, ठीक है, मैंने मंगूबाई लिखा है तो आप ज्यादा हर्ट मत होना, मंगूबाई पटेल इनका पूरा नाम है। मुख्यमंत्री कौन है? आप सबको पता है, अभी नए नए चुनाव है, डॉक्टर मोहन यादव को आप जानते हो, डॉक्टर साहब मोहन जी। तो डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई पटेल, इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर 3 देश प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, करंट में या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम एक चीज का आप विशेष ध्यान रखोगे, वो चीज क्या है? अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर अगर 3 फैक्ट है तो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, जनरली अपने जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके अंदर 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा इस प्रकार बनता है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव के अंदर कौन सा प्रतिनिधि देश है जो जिसने भाग नहीं लिया? 3 देशों ने लिया तो 3 तो यही रहेंगे, एक जिसने नहीं लिया वो रहेंगे। तो इन तीनों को आप याद कर लेना, श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया, ये प्रतिनिधि देश थे 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर हुआ था। 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ये चलेगा। इसके अंदर क्या होगा? वन संपदा से जुड़े हुए जो उत्पादक होंगे, व्यापारी होंगे, उद्यमी होंगे, वो सब एक मंच पर इकट्ठे होकर नीति निर्माण करेंगे। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो राज्यपाल मंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था। और ये 3 देश, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट। क्लास के साथ चीजें याद करने की कोशिश कर लिया करो, ठीक है, इस वीडियो को देख के जाने में कोई मतलब नहीं है। क्लास के साथ चीजें याद कर लिया करो, यहाँ चीजें समझ लिया करो। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको पास जो ये कमेंट करने का जो सेक्शन है ना, वो आपके लिए ही है, यूट्यूब ने आपके लिए ही बनाया है। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, कमेंट में अगर सब कुछ समझ में आती है तो अच्छा कमेंट किया करो ना यार, हमें अच्छा लगेगा। सच में कुछ बच्चे करते हैं तो अच्छा लगता है, अगले दिन जब ऐसा लगता है करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो यार अब थोड़ा अच्छे से ही कर लिया जाए। और वैसे मैं कोशिश मेरी तरफ से 101% करता हूँ, फिर भी अगर आप थोड़ा सा आप अपनी ओर से सपोर्ट दिखाओगे तो फिर ये मेरा प्रयास थोड़ा और अच्छा होगा, ठीक है। आपको भी आपके घर वाले बोले ना कि मेरा बेटा अच्छा है तो आप फिर अच्छे काम करते हो ना। अगर आपको पूरे दिन ऐसे बोले कि नहीं यार, तो फिर क्या मतलब। बाकी नेगेटिव तो आप नहीं हो, फिर भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे दिया करो, अच्छा लगता है। अगर आपको लगे कि पॉजिटिव है तभी, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। चीजें सारी समझ में आ रही है तो थम्स अप कर दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल नामक एक नई एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की है? अमेरिका ने। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने डार्क ईगल नामक एक नई एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की है, ठीक है। अच्छा, इसका परीक्षण कहां पर हुआ था? इसका परीक्षण हुआ था फ्लोरिडा के अंदर। नाम क्या रखा गया था इसका? तो आपने पढ़ा डार्क ईगल। अमेरिका की नई डार्क ईगल ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका परीक्षण केप कैनवेरल जो स्पेस फोर्स स्टेशन है फ्लोरिडा के अंदर, ठीक है। इसका नाम क्या है? केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन है फ्लोरिडा के अंदर, फ्लोरिडा के अमेरिका के अंदर है। वहां पर इस प्रणाली का परीक्षण किया गया था, ठीक है। ये डार्क ईगल है क्या? तो ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है जिसको शॉर्ट में LRHW बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, लंबी दूरी के लिए लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है, डार्क ईगल इसका नाम है। इसका परीक्षण फ्लोरिडा के अंदर किया है, अमेरिका ने किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी गति कितनी है, कितनी गति से ये चलती है? तो 3800 मील प्रति घंटे, ये ध्यान रखना है, 3800 मील प्रति घंटा। इस गति का मतलब आप समझते हो क्या है? ध्वनि की जो गति होती है ना उससे 5 गुना। देख लो, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता हो जाना चाहिए। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने डार्क ईगल नाम से एक नई एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की है, ठीक है।
कहां पर? केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा के अंदर इसका परीक्षण किया गया है। ये एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है जिसका नाम डार्क ईगल रखा गया है। इसकी गति की बात की जाए तो 3800 मील, कितने? 3800 मील प्रति घंटे से अधिक की इसकी गति है। ठीक है, मेक में बात की जाए 5 मेक से अधिक, और ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक। कितना? ध्वनि की गति से कितना अधिक? 5 गुना अधिक। इंपॉर्टेंट है ध्वनि की, यानी ध्वनि की गति आप कितनी समझते हो, उससे तो 5 गुना अधिक इस मिसाइल की है। लॉन्ग रेंज एक हाइपरसोनिक वेपन है, डार्क ईगल इसका नाम है। फ्लोरिडा के अंदर इसका परीक्षण हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भाई आज है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये मेरी एक बार तो इच्छा हुई थी इसको नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने आपको एक दिन पढ़ा दिया था, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर के मध्य राजस्थान के जेईसीसी के अंदर हुआ था, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, भजनलाल जी शर्मा थे। राजस्थान के 45वें क्रम के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी उस कार्यक्रम के अंदर थे। ठीक है, वहां 10 तारीख को एक प्रोग्राम के अंदर राजस्थान सरकार ने कहा कि हम प्रतिवर्ष राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाएंगे 10 दिसंबर को। तब मैंने आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस अपन कब मनाते हैं? तो 18 दिसंबर को मनाते हैं। ये चीज मैंने वहां पर आपको पढ़ाई थी, याद आया कुछ? अब तो कुछ याद आया होगा। इतना कुछ मैंने आपको बता दिया है। 10 तारीख को राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाएंगे, किस प्रोग्राम में किसने घोषणा की है। अब तो कुछ याद आया होगा आपको, याद कर लिया करो। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, 18 दिसंबर को अपन मनाते हैं। ठीक है, ये करंट की चीजें नहीं है, ये स्टैटिक्स की चीजें हैं, लेकिन क्या करें, आज 18 दिसंबर है तो हमें तो पढ़ाना पड़ेगा। इस महीने में मैंने आपको कौन कौन से दिवस पढ़ाए, कुछ याद आ रहा है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है बताओ? नहीं याद? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को अपन विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस या विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस अपन 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो 2 दिसंबर को ये 3 दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना अपना दिवस मनाती है। वहीं 5 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस होता है। 6 दिसंबर को कोई भी दिवस नहीं मनाते हैं। तो 7 दिसंबर को अपन 3 दिवस एक साथ मना लेते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और इसके साथ में राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाते हैं राजस्थान के अंदर। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अब एक दिवस मैं आपसे पूछूंगा, विजय दिवस कब मनाया जाता है? कल ही मैंने आपको पढ़ाया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, पता लग जाएगा। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था भारत पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ था उसके अंदर भारत विजय हुई थी, उससे भारत मनाता है, साथ में बांग्लादेश भी मनाता है, क्योंकि बांग्लादेश उसके बाद एक नया राष्ट्र बन गया था। तो कब मनाते हैं बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो। और ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को अपन मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पशु गणना अभियान का शुभारंभ किसने किया है? हरियाणा जो HPSC SCS की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उन बच्चों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और क्या है वो बता देता हूं। अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो अब इन्फ्यूजन नोट्स ने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। इतने दिन आपको पता होना चाहिए, हिंदी मीडियम के अंदर इन्फ्यूजन नोट्स की अपार सफलताएं रही थी। इसके बाद अब इंग्लिश मीडियम के लिए भी जो इन्फ्यूजन नोट्स है उसने HPSC SCS के नोट्स तैयार कर दिए हैं, जिसके अंदर बहुत ही शानदार कंटेंट है। और HPSC SCS के जो पुराने हमारे सिलेक्टेड अधिकारी हैं उन्होंने उन नोट्स को तैयार किया है। NCERT स्टैंडर्ड बुक सारी पुस्तकों का उसके अंदर निचोड़ मिलेगा, सारी चीजें टू द पॉइंट, डायग्राम, फ्लोचार्ट, इंडेक्स में अच्छी तरीके से दे रखी है। तो आप उन नोट्स को जरूर प्रेफर कर सकते हो। बाकी हरियाणा जीके में ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा और जो इंडिया करंट अफेयर है उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा में पशु गणना अभियान का शुभारंभ किया है श्याम सिंह राणा। ठीक है, अभी वर्तमान में श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री, आपको पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर, अगर आपने हरियाणा का मंत्रिमंडल पढ़ा है तो कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा, और उन्होंने हरियाणा में पशु गणना अभियान का शुरुआत की है। ठीक है, हरियाणा में कहां से की है? रादौर से की है। रादौर का जो सरकारी चिकित्सालय है वहां से की है। क्रम आपसे पूछा जा सकता है, ये 21वें क्रम की है। हरियाणा के अंदर ये 21वें क्रम की पशुधन जनगणना है। ठीक है, इसके अंदर घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा, घरेलू पशु और मुर्गियों का इसके अंदर गणना की जाएगी और इसके व्यापक आंकड़े जारी किए जाएंगे। 1919 के अंदर पहली बार हरियाणा के अंदर ये शुरू हुई थी पशु गणना। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर ये की जाती है। कब? प्रत्येक
5 वर्षों के अंदर इसका आयोजन होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और किसी भी, ये पशु गणना क्यों की जाती है, आपके दिमाग में कभी ये चीज आई कि सर क्या है पशुओं की गणना गिनने से क्या होगा? ये इसलिए की जाती है ताकि पशुओं के लिए नीति निर्माण और उसका क्रियान्वयन थोड़ा इजी हो जाए। भाई किस प्रकार से नीति बनाओगे आप? ऊँटों के लिए क्या नीति बनाओगे? आपको पता तो होना चाहिए राज्य के अंदर ऊँट कितने हैं। मुर्गियों के लिए क्या नीति बनाओगे? आपको पता तो होना चाहिए राजस्थान के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर सॉरी मुर्गियां कितनी हैं। तो उसका पता होगा तभी तो आप उसके लिए सही से नीति निर्माण कर पाओगे। तो नीति निर्माण के उद्देश्य से पशु गणना की जाती है। और 5 साल में हरियाणा में 1921 के अंदर इसको शुरू किया गया था। और 21वीं पशुधन गणना है वो हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने रादौर के सरकारी चिकित्सालय से इसको शुरू कर दिया है। इसके अंदर घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा और घरेलू पशु और मुर्गियों की संख्या का पता लगाया जाएगा। ये थी भाई आज की क्लास, जिसमें अपन ने 18 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस में कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो ये नंबर है 9887809083। आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हो कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे एक सिंगल पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको एक ब्रॉडकास्ट के अंदर जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, जो ब्रॉडकास्ट चैनल होता है अपना व्हाट्सएप का, उस पर, और उस पर आपको प्रतिदिन क्लास के बाद में ये पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आप उसको पीडीएफ को जरूर ले लेना, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।